फ्रेंड्स, दिस इज शालिनी श्रीवास्तव। स्वागत है आपका टीचिंग लर्नर्स में। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग बढ़िया होंगे और आपकी पढ़ाई बढ़िया चल रही होगी। तो आपने देखा होगा कि हम इस समय आपके लिए यूपी SSSC जो पेट का एग्ज़ाम हुआ है, आपका पेट के जितने भी एग्जाम हुए सभी की हमने हिंदी आपको करा दी है। और जीएस में क्या है, जीएस में थोड़ा ज़्यादा क्वेश्चन है, इसलिए आपके 2 से 3 वीडियो लगेंगे आपके, ठीक है। और सारे आ जाएंगे। हम कोशिश करेंगे कि 2 से 3 वीडियो में आपको कंप्लीट होने की। कम से कम आप मान के चलिए कि एक सेट में 50 क्वेश्चन से कम नहीं है, तो इसलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है। तो जीएस भी हम कर लेंगे, उसके बाद सीक्वेंस में जितने पेपर हुए सारे पेपर को हम सॉल्व करते रहेंगे। और रीजनिंग के भी ज़्यादा नहीं है, 5-5 क्वेश्चन है, तो सारे एक ही वीडियो में आ जाएंगे जितने भी शिफ्ट हुए थे 2021 और 22 के। लेकिन जीएस का आपका वीडियो 2-3 वीडियो आएंगे, ठीक है। तो आज हम एक ही लेके आए हैं आपका, जो आज आपका है ये 15 अक्टूबर 2022 फर्स्ट शिफ्ट का है, ठीक है। 15 अक्टूबर 2022 ये फर्स्ट शिफ्ट का है। तो ये जीएस आज कर लीजिए, फिर उसके बाद हम कोशिश करेंगे कि हम कितने पेपर आपके बचे हैं, 4 पेपर अभी बचे हुए हैं, 4 नहीं 5 पेपर बचे हैं। तो ऐसा करेंगे कि 2 ही वीडियो में सारी चीज़ें ले आएंगे। तो चलिए आज देखते हैं। यह है आपका पेट 15 अक्टूबर 2022 का सामाजिक अध्ययन का पेपर, जीएस का पेपर। देखिए यहाँ की आपकी करंट भी आपके लिए काम की आएगी। तो चलिए आगे देखते हैं पेपर को। क्या है क्वेश्चन है अगस्त 2022 में, ठीक है। यहाँ से आपका क्वेश्चन बन सकता है क्योंकि करंट 2022 का ही है ये पेपर, तो करंट भी आपके काम आ सकती है। कि अगस्त 2022 में भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन निम्नलिखित में से किस शहर में किया गया? तो कलकत्ता में किया गया था। क्या लिखा हुआ? अगस्त 2022 में भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन कोलकाता शहर में किया गया था। जून 2023 से यह पूरी तरह से संचालित होगी। ज्ञातव्य है कि भारत की पहली मेट्रो रेल की आधारशिला वर्ष 1972 में कोलकाता में ही रखी गई थी, जो वर्ष 1984 में आरंभ हुई थी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए बन सकता है, करंट का महत्व, और पूछा भी जा सकता है। फिर अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस देश के वैज्ञानिकों ने पहला कृत्रिम भ्रूण तैयार किया है? इजराइल, यूएसए, कनाडा या चीन? तो इजराइल ने जो है पहला कृत्रिम भ्रूण जो है तैयार किया है। इसका डिटेल हम जान लेते हैं। इसमें क्या लिखा हुआ है आपका? इसमें लिखा हुआ है आपको कि इजराइल के वैज्ञानिकों ने पहला कृत्रिम भ्रूण तैयार किया है। मेडिकल साइंस जर्नल में प्रकाशित शोध में टीम ने चूहे के स्टेम सेल, ठीक है, से भ्रूण को विकसित किया है। तो ये सारी चीज़ें हो गई। फिर अगला क्वेश्चन है आपका, ये देखिए लगभग अभी करंट का ही चल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निम्नलिखित में से किस राज्य में IIBX यानी कि इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज लॉन्च किया है? महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात या उत्तर प्रदेश? तो ये गुजरात में जो है लॉन्च किया गया है। तो इसको ध्यान से देखिएगा, ये जो है आपका गुजरात में लॉन्च किया गया है। इसका डिटेल देखते हैं हम। तो क्या लिखा हुआ है कि, एक मिनट थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। ओके, क्या करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गिफ्ट सिटी गांधीनगर, देखिए गांधीनगर को गिफ्ट सिटी भी कहा जाता है, ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। गुजरात में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण IFSCA मुख्यालय भवन में भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंज इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज IIBX को लॉन्च किया है। इसकी स्थापना का उद्देश्य भारत में सोने का मूल्य निर्धारण करने को मानकीकृत करना है। तो ये चीज़ें हो गई। तो आपके लिए करंट के जितने भी क्वेश्चन हैं तो इसमें इंपॉर्टेंट बनेंगे, याद रखिएगा। देखिए अक्टूबर में आप अनुमान लगा सकते हैं कि ये पेपर अक्टूबर में हुआ है, अगस्त से ही क्वेश्चन आपके ज़्यादातर हैं। तो ये मान के चलिए जब आपका वीडियो का एग्जाम अगर जून में भी होगा तो आपके लिए जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, ये 4 महीने बहुत ज़्यादा जरूरी होंगे। इसकी करंट तो आप एक भी छोड़िएगा नहीं, बाकी आप तैयार करते रहिए। लेकिन ये जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, इतने महीने की करंट आपको नहीं छोड़नी, क्योंकि स्टार्टिंग के 6 महीने का बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है। तो चलिए आगे हम देखते हैं क्या है। आगे हमारा क्वेश्चन क्या था कि निम्नलिखित में से किस देश ने अगस्त 2022 में ताइवान के आसपास अपना अब तक का सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास किया है? ठीक है, तो किसने किया है? यूएसए ने किया है। क्या देखते हैं, इस डिटेल देख लेते हैं। यूएसए हाउस की स्पीकर नैन्सी पेलोसी की ताइवान यात्रा के अगले दिन चीन ने अगस्त 2022 में ताइवान के आसपास अपना अब तक का सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास किया है। ताइवान एक स्वशासित द्वीप है और चीन इस पर अपना नियंत्रण चाहता है, ठीक है। तो सिर्फ आप क्या याद रखना है? याद रखना है ताइवान के आसपास अपना अब तक का सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास किसने किया? यूएसए ने किया है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि भारतीय सेना ने जुलाई 2022, देखिए अगस्त के बाद जुलाई का पूछ रहा है। भारतीय सेना ने जुलाई 2022 में कौन सा एक अखिल भारतीय उपग्रह संचार अभ्यास का आयोजन किया है? तो कौन सा है वो? स्काई लाइट, ठीक है। स्काई लाइट क्या है? भारतीय सेना ने 25 से 29 जुलाई 2022 में स्काई लाइट नामक एक अखिल भारतीय संचार उपग्रह अभ्यास का आयोजन किया है। इस अभ्यास का मुख्य उद्देश्य किसी विरोधी के हमले की स्थिति में अपने हाईटेक उपग्रह संचार प्रणालियों की परिचालन तत्परता को मजबूती प्रदान करना है, मजबूती का परीक्षण करना है,
ठीक है। अगला फिर क्वेश्चन आपका क्या आता है, किन 2 शहरों के बीच आकाशा एयर की पहली उड़ान का उद्घाटन किया गया है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, आकाशा एयर। ठीक है, ये देखिए आपका अगस्त का है। तो चेन्नई से मुंबई, जबलपुर से दिल्ली, मुंबई से अहमदाबाद और अहमदाबाद से लखनऊ। तो ये हो जाएगा आपका अहमदाबाद से लखनऊ। तो आकाशा एयर की पहली उड़ान 7 अगस्त 2022 को मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट से अहमदाबाद के लिए किया गया। आकाशा एयर एक भारतीय कम लागत वाली एयरलाइन है जिसका मुख्यालय महाराष्ट्र में है, मुंबई महाराष्ट्र में। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि आज़ादी का अमृत महोत्सव। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत बढ़े चलो अभियान निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया। शिक्षा मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय, विदेश मंत्रालय या गृह मंत्रालय। तो ये शुरू किया गया है आपका आज़ादी का अमृत महोत्सव संस्कृति मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। तो हम इसको देख लेते हैं, संस्कृति मंत्रालय के द्वारा। तो डिटेल भी इसका देख लेते हैं कि आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत बढ़े चलो अभियान संस्कृति के तहत शुरू किया गया है। इस अभियान का उद्देश्य युवाओं को देश के युवाओं को जोड़ना है, देशभक्ति की भावना विकसित करना है। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई आपकी। फिर आगे हम देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पड़ोसी देश नहीं है। तो ये आप भी बता सकते हैं कि देखिए म्यांमार है आपका, जिससे मान लीजिए कि हम ये मैप आपका बना लेते हैं। मैप तो अच्छे से बन नहीं पाएंगे, ये गुजरात ले लेंगे, ये फिर ऐसे, ठीक है, ये ऐसे ले लेंगे, जैसे ये गया तो म्यांमार आपका इधर हो जाएगा। ठीक है, कलर चेंज करते हैं, देखिए म्यांमार आपका इधर हो जाएगा, चाइना आपका यहाँ हो जाएगा, इधर हो जाएगा। ठीक है, और मालदीव हो जाएगा और यूएई आपका नहीं आएगा किनारे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं आपकी। तो यूएई हो जाएगा आपका, निशान लग जाएगा यूएई पे, यानी कि यूएई से होगा। फिर आगे हम देखते हैं, देखिए वैसे भी भारत के 9 पड़ोसी देशों में से एक अन्य, देखिए यूपी का फेवरेट टॉपिक है हर एग्जाम में। आप यहाँ से भारत के पड़ोसी देशों में से पाएंगे और मुद्रा से क्वेश्चन जरूर आते हैं। ठीक है, तो मुद्रा को हम देखेंगे। तो भारत के 9 पड़ोसी देशों में से अन्य है पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, बांग्लादेश। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस आईआईटी ने भारतीय भाषा प्रौद्योगिकी को आगे बढ़ाने के लिए A14 भारत नीलकड़ी केंद्र शुरुआत किया है। ठीक है, नीलेकड़ी केंद्र शुरुआत किया है, तो जो आईआईटी मद्रास ने शुरू किया है, इसको याद रखिएगा। फिर अगला क्वेश्चन है कि किस केंद्रीय मंत्री की अध्यक्षता में चंडीगढ़ में नशीली दवाओं की तस्करी और सुरक्षा पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा अमित शाह की अध्यक्षता में। ठीक है, अमित शाह की अध्यक्षता में। तो क्या है, 30 जुलाई 2022 को केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में चंडीगढ़ में नशीली दवाओं की तस्करी एवं राष्ट्रीय सुरक्षा पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया है। इस सम्मेलन के दौरान नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने आज़ादी का अमृत महोत्सव के एक हिस्से के रूप में 75,000 किलोग्राम ड्रग्स निपटाने का संकल्प किया है। ठीक है, फिर आगे हम देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा जल, हर घर जल। देखिए हर घर जल वाला बहुत ज़्यादा उस समय क्वेश्चन पूछा गया था। ये जल से संबंधित आपका पेट 2021 में भी क्वेश्चन पूछा गया था और 22 में पूछा गया था। देखिए सब लेटेस्ट क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं 3-4 महीने के अंदर ही। तो कौन सा ये राज्य हो जाएगा आपका, ये राज्य हो जाएगा आपका गोवा। ठीक है, तो ये हर घर जल यहाँ पर है, तो ये हो जाएगा आपका गोवा। डिटेल देख लेते हैं इसका। गोवा और दादर नगर हवेली और दमन दीव ने क्रमशः पहला हर घर जल प्रमाणित राज्य और केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। यहाँ पर सभी गाँवों के लोगों ने अपने गांव को हर घर जल में सुशोभित रूप से घोषित कर दिया है। गोवा के जो 2.63 लाख घरों में स्वच्छ जल कनेक्शन पहुंचाया गया है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन आपका क्या था, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है। तो 22 मई को मनाया जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, देखो ये ऐसे याद करिए, 22 अप्रैल को मनाया जाता है आपका पृथ्वी दिवस। ठीक है, पृथ्वी दिवस। और 22 मई को मनाया जाता है जैव विविधता दिवस और 22 मार्च को मनाया जाता है शायद जल दिवस है। हाँ, तो शायद जल दिवस मनाया जाता है। तो ये 22 कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है आपकी, याद रखिएगा। फिर अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। तो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है माजुली द्वीप, याद रखिएगा। माजुली द्वीप विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। माजुली द्वीप ब्रह्मपुत्र नदी बेसिन की विशाल नदी प्रणाली का एक हिस्सा है और यह असम राज्य में है। इसका क्षेत्रफल 532 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, फिर निम्नलिखित में से हंगरी की राष्ट्रीय मुद्रा। देखिए मुद्रा और पड़ोसी देशों से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनते हैं यहाँ पे। तो कौन सी, हंगेरियन फोरेंट, हंगेरियन नायरा, हंगेरियन पाउंड। तो ये हो जाएगा आपका हंगेरियन फोरेंट, किसकी मुद्रा है, हंगरी की है। ठीक है, फिर आगे हम देखते हैं क्वेश्चन हमारा क्या है, स्वतंत्रता के बाद भाषा के आधार पर बने पहले राज्य का नाम बताइए। तो पहला राज्य जो आंध्र प्रदेश है, भाषा के आधार पर गठित पहला राज्य था। तो 1953 में आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य बना था। 1952 में पोट्टी श्री रामालू के आमरण अनशन के चलते उनकी मृत्यु हो गई थी। इसके पश्चात हिंसा के कारण सरकार ने 1953 में मद्रास से अलग करके तेलुगु भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश के रूप में एक नया राज्य बनाना पड़ा। ठीक है,
फिर आगे देखते हैं लोकसभा में पद धारण करने की न्यूनतम आयु कितनी है। जब हमने आपको उसमें लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा सारी चीज़ें पढ़ाई थी तो उसमें बताया था कि लोकसभा में जो है आयु की उम्र कितनी निर्धारित की गई है, तो उसकी उम्र जो है 25 वर्ष निर्धारित की गई है लोकसभा की। अब आपको बताना है राज्यसभा की कितनी है, विधान परिषद के सदस्य के लिए कितनी होनी चाहिए, तो ये सारी चीज़ें आप बताएंगे। फिर आगे हम देखते हैं UNFCCC का फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, ये पूछा जा रहा है। UNFCCC का फुल फॉर्म है, देखिए यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, आपका पूछ लिया जाता है। फिर आगे देखते हैं नौटंकी किस राज्य का लोक नृत्य है। देखिए नौटंकी है उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है। अगर यहीं पर अगर आपका तमाशा आ जाता तो तमाशा आपका महाराष्ट्र का हो जाता है, याद रखिएगा। नौटंकी तमाशा में बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, और ये चीज़ें भी हमने सब करा दी है। तो अगर आप चाहें तो हमारी यूपी जीके का कैप्सूल सीरीज पड़ी है, जीके कैप्सूल सीरीज, तो उसको जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर उत्तर प्रदेश लगभग चीज़ें कंप्लीट करा दी गई हैं। तो नौटंकी उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है। यह उत्तर प्रदेश का मुख्यतः हाथरस, कानपुर, आगरा, मथुरा, झांसी, बाराबंकी आदि जिलों में प्रचलित है। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ है। तो ये तो आप जानते ही होंगे, स्विट्जरलैंड में है मुख्यालय। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय स्विट्जरलैंड में। फिर प्रसिद्ध पुस्तक पावर्स ऑफ द माइंड किसने लिखी है। तो ये लिखी विवेकानंद जी ने, स्वामी विवेकानंद जी ने। तो याद रखिएगा, बुक से भी क्वेश्चन है आपके। स्वामी विवेकानंद जी ने लिखी है कौन सी, द पावर्स ऑफ माइंड। ठीक है, ये हो गया आपका। और क्या लिखा हुआ है इसमें, महात्मा गांधी की प्रसिद्ध पुस्तक है सत्य के साथ मेरे साथ मेरे प्रयोग, और गोरा उपन्यास किसकी रचना है, रविन्द्रनाथ टैगोर जी की है। ठीक है, फिर अगला होता है क्वेश्चन, हम क्या देखते हैं, ये तो आपको मैथ से है। हाँ, देखते हैं हम यहाँ कि संगमरमर पर पित्रा ड्यूरा या रंगीन पत्थर की जड़ाई का काम के समय में बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हुआ था। पित्रा ड्यूरा की जड़ाई के काम में कौन लोकप्रिय हुआ था। तो यहाँ पर लोकप्रिय हुआ था शाहजहाँ। ठीक है, शाहजहाँ के समय में शुरू हुआ था। तो देख लेते हैं हम, शाहजहाँ यहाँ पर ज़्यादा लोकप्रिय होता। क्या दिया है कि संगमरमर के पित्रा ड्यूरा या रंगीन पत्थर की जड़ाई का काम शाहजहाँ के समय में बहुत लोकप्रिय हुआ था। तो इन चीज़ों को भी याद रखिएगा। फिर आगे हम देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस युग में तांबे का पहली बार प्रयोग किया गया था। तो तांबे का पहली बार प्रयोग किया गया था ताम्र पाषाण युग में। ठीक है, कांस्य युगीन सभ्यता कौन सी है बताइएगा आप, इसका और नाम क्या है कांस्य युगीन सभ्यता का। अगर आप पूरा वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट जरूर करिएगा कि कांस्य युगीन सभ्यता का दूसरा नाम क्या है। ठीक है, और ये भी बताइएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग लोहे का प्रयोग जानते थे या नहीं जानते थे। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन है। अगर आप देख रहे हैं वीडियो, अगर आप जानते हैं तो ज़रूर कमेंट करिएगा ये। चलिए आगे हम देखते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। तो प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया था राजगृह में। तो ऐसे आप याद कर लीजिए, राजगृह में प्रथम बौद्ध संगीति, दूसरी वैशाली में। एक मिनट थोड़ा सा ऊपर खिसकाना पड़ेगा। ओके, पहली कहाँ पर, राजगृह में आपकी। तो यहाँ राजगृह हम लगा देते हैं, राजगीर या राजगृह लिखा हुआ है। तो पहली राजगृह में आयोजित हुई थी, दूसरी वैशाली में आयोजित हुई थी। ओके, और तीसरी कहाँ पर हुई थी, पाटलिपुत्र में, और फिर चौथी हुई थी आपकी कुंडलवन में। तो इसको ऐसे याद कर लीजिए, RVPK। ठीक है, RVPK आप ये स्थान याद करेंगे। और अध्यक्ष में बात करें शासनकाल में किसके, तो AK आप याद कर लेंगे, तो ऐसी चीज़ें हो जाएंगी। चलिए फिर हम आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से वो कौन से व्यक्ति हैं जिनका नाम देवनामीय पेदस्सी था। तो ये आप पढ़ चुके होंगे कि जो है किसका था नाम, देवना पेदस्सी। तो ये सम्राट अशोक का था। ठीक है, देवनाम पेदस्सी ये किसका था, सम्राट अशोक का था। ये भाब्रू अभिलेख में लिखा हुआ है। इन्हें चीज़ें कहा गई है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि भाब्रू अभिलेख में अशोक को क्या कहा गया है। तो उन्हें क्या कहा गया है, प्रियदर्शी कहा गया है। ये चीज़ याद रखिएगा। और भी इनके उल्लेख हैं, कौन कौन से हैं, मास्की, गुर्जरा, नेतूर और उडेगोलम। फिर क्या है, जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी तो भारत पर किसका शासन था। तो बताइए, जब ईस्ट इंडिया की स्थापना हुई थी तो भारत पर किसका शासन था। तो उस समय मुगल थे भारत में। ठीक है, उस समय कौन थे, मुगल थे भारत में। तो मुगलों का शासन था, हम कह सकते हैं मुगल पे निशान लगा देंगे, मुगलों का शासन था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 में हुई है। और इस समय मुगल बादशाह अकबर 1556 से 1605 का शासन चल रहा था। 31 दिसंबर 1600 को व्यापारियों का एक समूह जिसने खुद को ईस्ट इंडिया में शामिल किया था और ईस्ट इंडिया व्यापार पर एकाधिकार दिए थे। तो याद रखिएगा, भूदान ग्रामदान आंदोलन निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू किया गया था। तो ये विनोबा भावे जी के द्वारा शुरू किया गया था। इसको भी याद रखिएगा।
क्वेश्चन बहुत अच्छे थे, तो सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देखिए है ये यूपी ट्रिपल एससी के सारे पेपर, ये मत सोचिएगा पेट का है तो पूछा नहीं जाएगा। दांडी नमक यात्रा के दौरान निम्नलिखित में से किस सामाजिक कार्यकर्ता ने गांधी जी के आंदोलनों में केवल पुरुषों तक सीमित न रखने के लिए राजी किया था? तो ये राजी किया था कमला देवी चट्टोपाध्याय ने। ठीक है, तो वैसे क्या दांडी नमक यात्रा के दौरान कमला देवी चट्टोपाध्याय नामक सामाजिक कार्यकर्त्री ने गांधी जी के आंदोलन को केवल पुरुषों तक सीमित न रखने के लिए राजी किया था। 24 दिवसीय इस मार्च की शुरुआत, इस मार्च जो मार्च चला था, मार्च मतलब ये यात्रा की शुरुआत की थी 12 मार्च 1930 को अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से की थी। 6 अप्रैल को 78 प्रतिनिधियों के साथ गांधी जी समुद्र के किनारे दांडी गांव पहुंचकर नमक कानून तोड़ा इन्होंने, और यहीं पर से सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ। ठीक है, फिर आगे हम देखते हैं कि राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति निम्नलिखित में से किस क्रांति के समय हुई थी? राष्ट्रवाद की पहली अभिव्यक्ति, तो ये जो है इसमें उत्तर थोड़ा सा देख लीजिए एक बार, उत्तर में स्टार लगा हुआ है, तो इसमें क्या दिया हुआ है कि राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति 1789 में फ्रांसीसी क्रांति के समय हुई थी, परंतु इस विषय में विभिन्न विद्वानों के मतभेद हैं। फ्रांसीसी क्रांति के बाद फ्रांस के साथ साथ विश्व में राजनीतिक और संवैधानिक परिवर्तनों की शुरुआत हो गई है। इस क्रांति का नारा था स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। ठीक है, और आयोग ने इसमें सभी को कॉमन अंक दिए हैं, तो इसमें किसी कोई, वैसे तो फ्रांसीसी क्रांति होगा लेकिन सभी को कॉमन अंक दे दिए हैं, उत्तर इन्होंने सही माना है। ठीक है, फिर आगे हम देखते हैं, फिर आगे हमारा 80 नंबर क्वेश्चन। तो 80 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या आता है? 80 नंबर क्या है, वैसे है इधर उधर करके क्वेश्चन दिया था, एक साथ नहीं दिया था। सरकार ने निम्नलिखित में से किस अधिनियम के कारण मुंबई से सिंध प्रांत का निर्माण किया था? मुंबई से सिंध प्रांत का निर्माण किया था इन्होंने भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। ठीक है, और यहाँ पे क्या हुआ था, 1935 के द्वारा मुंबई से सिंध प्रांत को 1937 में अलग कर दिया गया था। ठीक है, बर्मा को भारत से पूर्णतः अलग किया गया था, 1937 में ये पूर्ण हुआ था निर्माण। फिर आगे हम देखते हैं, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया था, इसको याद रखिएगा। दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया था, तो यहाँ हम देख लेते हैं, दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया था। और आगे देखते हैं, आगे हमारा क्वेश्चन है, किस निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है? तो ये जो आपका है पानी की उपलब्धता, ये जनसंख्या को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। फिर आगे हम क्वेश्चन देखते हैं कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट किसके बीच स्थित है? भारत और नेपाल के, एक मिनट, भारत और नेपाल के, भारत और भूटान के, कि नेपाल और तिब्बत के, या इनमें से कोई नहीं? तो नेपाल और तिब्बत के बीच में स्थित है, याद रखिएगा। अब इसको हम डिटेल देख लेते हैं कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट नेपाल और तिब्बत के बीच स्थित है। इसकी ऊंचाई 8,848.86 मीटर है, यह महान हिमालय में स्थित है। फिर आगे क्वेश्चन है, भारत में अक्टूबर की गर्मी का मुख्य कारण है? तो भारत में जो है अक्टूबर की गर्मी का मुख्य कारण यह है कि उच्च आर्द्रता से जुड़ा तापमान होता है। यहाँ पर भारत में अक्टूबर की गर्मी का मुख्य कारण उच्च आर्द्रता से जुड़ा तापमान है। अक्टूबर माह में दिन गर्म और रात ठंडी होती है, इस समय की अवधि में तापमान में आर्द्रता वृद्धि होती है। ठीक है, फिर आगे हम देखते हैं कि ग्रीनविच समय, मध्य समय यानी GMT से कितना आगे है? तो GMT से आप जानते हैं कि 5.5 घंटे आगे है। ठीक है, और भारत की मानक रेखा जो है 82.5 डिग्री यानी कि 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व है। और ये कहाँ से चलती, ये कहाँ किस राज्य से गुजरती है? तो हमने आपको बताया था, प्लीज़ बताइएगा। ये जो रेखा है भारत की मानक समय रेखा है 82.5 डिग्री, ये किस राज्य से गुजरती है? तो ये आपको बताना है। तो पहले हम आपको उत्तर प्रदेश बता देते हैं, बाकी आप बताइएगा। ठीक है, फिर आगे हम देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा हरित क्रांति की रणनीति का हिस्सा था? तो हरित क्रांति की रणनीति का हिस्सा क्या था? रासायनिक उर्वरक और पीड़कनाशी यानी कीटनाशी जो भी है, और उच्च उपज देने वाली किस्मों के बीज और सिंचाई, ये सारी चीज़ें यानी कि सभी हो जाएगा यहाँ पर। तो भारत में हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन। ठीक है, MS स्वामीनाथन। भारत में हरित क्रांति 1966-67 में शुरू की गई थी, और हरित क्रांति के अंतर्गत सिंचाई, उच्च किस्म के बीज, रासायनिक उर्वरक और पीड़कनाशी को शामिल किया गया है, अतः उपयुक्त 4 सही होगा। और बताइएगा कि विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन थे? विश्व में हरित क्रांति के जनक, तो अगर आप वीडियो देखते हैं तो प्लीज़ रिप्लाई जरूर करिएगा। ठीक है, विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है? भारत में तो कौन थे? MS स्वामीनाथन। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? बिहार का शोक कहा जाता है कोसी नदी को। तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है क्योंकि बरसात के दिनों में ये उत्तरी बिहार में भीषण तबाही का कारण बनती है। कोसी नदी तिब्बत चीन से निकलती है और नेपाल से होते हुए भारत में प्रवेश कर जाती है। ठीक है, फिर अगला हम क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 50 से ज़्यादा ही मुझे लग रहा है क्वेश्चन है इसमें। भारत में पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम स्वीकृति किसके द्वारा प्रदान की गई थी?
ठीक है, किसके द्वारा दी गई थी? तो भारत में जो है पंचवर्षीय योजनाओं की अंतिम स्वीकृति राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा शुरू की गई की गई थी। तो याद रखिएगा, भारत में पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम स्वीकृति विकास प्राधिकरण, राष्ट्रीय विकास प्राधिकरण यानी एनसीडी के द्वारा दी जाती है। एनसीडी की स्थापना 6 अगस्त 1952 को ईस्वी को की गई थी और यह एक गैर संवैधानिक निकाय है। इसका कार्य देश की पंचवर्षीय योजनाओं का अनुमोदन करना है। फिर अगला क्वेश्चन है, किसी भी विकासशील अर्थव्यवस्था के प्रारंभिक चरणों में अधिकांश गतिविधियां किस क्षेत्र से संबंधित होती हैं? तो ये प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित होती हैं। याद रखिएगा, विकासशील अर्थव्यवस्था में प्रारंभिक चरण की बात की गई है यहाँ पर, ठीक है। और फिर बात करेंगे हम, निम्नलिखित में से कौन एक वाणिज्यिक बैंक नहीं है? HSBC, भारतीय स्टेट बैंक, ICICI बैंक या सिडबी बैंक? तो यहाँ पर जो सिडबी बैंक है ये आपका वाणिज्यिक बैंक नहीं है। तो सिडबी का अर्थ क्या है? राष्ट्रीय लघु उद्योग विकास बैंक, वाणिज्यिक विकास बैंक यह भारत की स्वतंत्र वित्तीय संस्था है। इसका उद्देश्य देश में सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। फिर आगे हम देखते हैं, अगला हमारा क्वेश्चन है कि सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम संसद के तहत एक विशेष कानून पारित करके स्थापित किया गया है। तो कौन सा इसमें सही है? इसमें दिया है कि आपका वैधानिक निगम है ये। तो लिखित में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र, तो जो वैधानिक निगम है इसके द्वारा क्या है? क्षेत्र का उपक्रम संसद के तहत एक विशेष कानून पारित करके स्थापित किया जाता है। फिर आगे हम देखते हैं, भारत की संघ कार्यकारिणी में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? भारत की संघ कार्यकारिणी में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? तो देखिए, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री शामिल है, जिसमें आपका मुख्यमंत्री शामिल नहीं है। फिर आगे हम देखते हैं, कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के गठन के बारे में बताता है? तो अनुच्छेद 124 बताता है। फिर आगे हम बात करेंगे कि भारत के किसके पास मौलिक अधिकार को लागू करने की शक्ति है? तो जाहिर सी बात है कि सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के पास मौलिक अधिकार लागू करने की शक्ति, यानी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अधीन है? तो यह गृह मंत्रालय के अधीन है, भारतीय मानवाधिकार आयोग, याद रखिएगा। और निम्नलिखित में से किसी केंद्र शासित प्रदेश में उच्च न्यायालय को स्थापित करने का अधिकार है? तो किस केंद्र शासित प्रदेश में उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार है? तो हम देख लेते हैं किसे, ठीक है। तो ये होगा आपका संसद को जो है किसी भी केंद्र शासित प्रदेश में उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार है। वैसे भी अगर बात की जाए तो वर्तमान में भारत में उच्च न्यायालय की संख्या 25 है। निम्नलिखित में से कौन सी वनस्पति रेशा नहीं है? जूट, नायलॉन, कॉटन या फ्लैक्स? तो ये जो नायलॉन है आपका, ये क्या है? आपका रेशा नहीं है, ठीक है। फिर आगे देखते हैं, हम देखते हैं तारों का रंग निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? दबाव, उसके तापमान, पृथ्वी से दूरी या वायु प्रदूषण पर? तो उसके तापमान पर निर्भर करता है, याद रखिएगा। फिर हम बात करेंगे, यहाँ पर आपके क्वेश्चन है, कौन सा निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है? संपीड़ित प्राकृतिक गैस, ग्रीन हाउस गैस, पाइप्ड प्राकृतिक गैस या ऑक्सीजन? तो जो ग्रीन हाउस गैस है ये आपका ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है। फिर आगे हम देखते हैं, और ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार और भी गैसें आप देख लीजिए कौन कौन सी होती हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जलवाष्प, ओजोन आदि गैसें हैं। फिर बात करेंगे, न्यूमोनिया मानव शरीर के निम्नलिखित में से किस अंग को प्रभावित करती है? तो न्यूमोनिया जो है फेफड़ों को प्रभावित करती है, याद रखिएगा इसको, ठीक है। तो ये हो गया आपका UPSSC पेट का ये आपका UPSSC पेट 15/10/2022 का फर्स्ट शिफ्ट के सारे GS के पेपर हो गए। ऐसे हम सारे पेपर आपको करा देंगे, उसके बाद हम सीक्वेंस में चलेंगे। देखिए, जितने भी पेट के एग्जाम हुए हैं 2021-22 में सब में हमने आपकी हिंदी करा दी है। आज आपकी रीजनिंग भी मिल जाएगी और GS भी आपको मिला करेगी। तो ये मान के चलिए, देखिए अगर आपने नहीं देखा है तो हमने वीडियो के सारे पेपर करा दिए हैं, प्लीज़ जाके एक बार देख लीजिए। जो 2016 में वीडियो हुआ था और जो 2018 में 4 पेपर हुए थे, सारे पेपर हमने करा दिए हैं। तो अगर आपने नहीं लिया है प्रैक्टिस सेट तो एक बार आप जाके देख सकते हैं। इसमें लापरवाही मत करिएगा, क्योंकि प्रीवियस क्वेश्चन रिपीट होते हैं, आप देख रहे होंगे। प्रैक्टिस सेट हम करा रहे हैं तो उसमें चीज़ें रिपीट होती हैं। तो ये आपका कौन था? UPSSC पेट का हम GS करा रहे थे। फिर आगे हम देखेंगे और भी GS का पेपर देख लेंगे, 2-3 वीडियो में ख़त्म कर देंगे। फिर हम सीक्वेंस में पेपर वाइज उठाते चलेंगे और आपको बताते चलेंगे। आपका सिर्फ रीजनिंग, हिंदी और GS ही हम लेके चलेंगे और एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं पढ़ेंगे। तो ठीक है, अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद, जय हिंद।